नमस्कार दोस्तों, बीएससी ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के आप लोग के इस आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लास में आज हम यहाँ पर गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। 2019 में भी सेम आप लोग का ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। फिलहाल आज का 7 पार्ट है। इससे पहले टोटल मैंने जो है 6 पार्ट में आप लोग के साथ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आप लोग के आरआरबी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट रहेंगे। ठीक है, आप लोग उनको एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। यदि आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। और आपको अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए, जहाँ से आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी क्लास की लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपकी मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ये आप लोग का क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज से यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लिया कोई धन अगर हमारा पी है और 8 साल में वो धन आप लोग का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3p हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा धन 3 गुना तभी होगा जब उसे यहाँ पर 2p जो है ब्याज मिलेगा। ठीक है, मान लिया हमारा धन p था, हमें 2p जो है ब्याज के तौर पे मिला, तभी हमारा p प्लस 2p मिलकर जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, 3p बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसे 8 साल में यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ होगा, 2p प्राप्त हुआ होगा। अब आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। यानी कि आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ऐसा ही बराबर होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया उसे ब्याज के तौर पर कितना मिल रहा है रुपया, ब्याज के तौर पर उसे 2p रुपया मिला है। तो दोस्तों हम लोग ब्याज की जगह पे 2p लिख लेंगे, बाकी p तो रुपया पहले से था। आर आप लोग को जो है यही निकालना है कि किस दर से, तो आर निकालना है, लेकिन समय आप लोग को रखा 8 वर्ष तो 8 लिख लेंगे। अपॉन दोस्तों आप लोग का 100 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अपॉन दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, तो 4 2 साइड यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा 25, 2 से 2 आप लोग का कट जाएगा। ठीक है, पी से पी भी आप लोग का कट जाएगा, तो आप लोग का आर बराबर सिंपल सा क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आर बराबर आप लोग का 25% आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ब्याज की दर हो गई 25%। तो साधारण ब्याज की जो दर है वो है 25%, जिससे हमारा जो धन होगा वो 8 वर्ष में जो है 3 गुना स्वयं हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग को क्या दिया गया है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मात्र 14 सेकंड में पार कर जाती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जो है यहाँ पर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल जो गाड़ी है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोग को 2 इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करके आप लोग को ट्रेन की चाल जो है वो ज्ञात करनी है, और वो भी चाल आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। अब सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एक रेलगाड़ी जो कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 14 सेकंड में पार कर जाती है। मान लिया ट्रेन की लंबाई मान लिया एल होगी कुछ, और यहाँ पर 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब ट्रेन की चाल मान ली दोस्तों v होगी, ट्रेन की चाल हमारी मान ली v है। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी ऊपर लिखी है चाल नीचे लिखी है, समय लग रहा है 14 सेकंड का। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई तो देखिए यही रहेगी, क्योंकि व्यक्ति की कोई भी लंबाई हम लोग मानते नहीं है। ट्रेन की चाल अब भी v रहेगी, और लेकिन इस व्यक्ति को पार करने में मात्र 10 सेकंड का समय लेती है। अब इन दोनों इक्वेशन से आप लोग को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग L की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अगर सेकंड वाली इक्वेशन देखेंगे आप लोग इससे, तो आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा L बराबर आ जाएगा 10b। L की जगह दोस्तों आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10b लिख सकते हैं। इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके दोस्तों आप लोग L बराबर जो है 10v यूज़ कर सकते हैं। अब इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फीड कर दीजिए। अब आप लोग L की जगह दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 10v। तो ये लिखा आप लोग का 14b बराबर L की जगह लिखेंगे हम लोग 10b बराबर आ जाएगा हमारा वो सॉरी प्लस का 50 चल रहा है साथ में इसके, 14 में से 10 जाएगा आप लोग का आ जाएगा 4b बराबर 50। तो b बराबर आ जाएगा 50/4, यानी कि ट्रेन की चाल हमने निकाल ली है। ट्रेन की चाल हमारी आ गई 50/4, ये है अभी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई ये मैंने मीटर में मान रखी है और टाइम यहाँ पर सेकंड में, तो इसलिए जो भी हमारा आंसर है ये है मीटर प्रति सेकंड में। यदि आप लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना चाहते हैं तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 18/5 से। ठीक है, अब ये आप लोग का आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो इसको काटा 5 धाम 50, यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों 2 दूनी 4, 2 नीम 18, और इसको काटेंगे आ जाएगा 2 पंजे 10। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा बी बराबर 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इस प्रकार दोस्तों हमारी जो ट्रेन की चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ट्रेन की चाल आ जाएगी आप लोग की 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की ट्रेन की स्पीड आप लोग की आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग को क्या दिया गया। एक मोटर बोट 9 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 2 घंटे में मात्र और धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की गति क्या होगी ये आप लोग को बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान हम लोग के पास जो एक्स होता है ये बोट की चाल होती है, वाई जो होता है ये धारा की गति होती है। जब धारा की दिशा में बात होगा तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा की गति और यहाँ पर नाव की गति दोनों ही एक हो जाते हैं, इसलिए दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब विपरीत दिशा में बात करते हैं तो दोनों को आपस में घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 9 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस है। ठीक है, और गति आप लोग को दे रखी है, टाइम दे रखा है 2 घंटे का। 2 घंटे लगते हैं 9 किलोमीटर की दूरी पार करने में। अब धारा की दिशा में 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई लिख लेंगे। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जो है 6 घंटे का समय लेता है। डिस्टेंस अभी भी 9 है, लेकिन अब विपरीत है तो एक्स माइनस वाई लिखेंगे। अब ये समझ गए होंगे दोस्तों, चाल हमने एक जगह चाल जोड़ दी है दोनों की और एक जगह चाल दोनों में से घटा दी है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि दोस्तों जब कोई भी नाव होगी अगर वो धारा की दिशा में जा रही होगी तो जो नाव की चाल होगी वो तो रहेगी और धारा की चाल भी उसमें शामिल हो जाएगी, तो थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तभी टाइम कम लगेगा उसको। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से आप लोग को जो है धारा की गति ज्ञात करनी है। धारा की गति यानी कि वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो यहाँ से आप लोग का देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 4.5 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 3/2, 1.5 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग की 3/2 यानी कि 1.5। आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन चेंज कर देना, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा, ये वाई 2y आ जाएगा और 4.5 1.5 ये आप लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग का बचेगा सिर्फ 3, तो y बराबर आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों हमारी जो धारा की चाल आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आप लोग की 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। एक घन का विकर्ण जो है आप लोग को √12 सेंटीमीटर दिया गया है और आयतन आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपको नहीं पता है तो घन का विकर्ण होता है आप लोग का a√3। ये याद रखिएगा दोस्तों, घन का जो विकर्ण होता है, कोई भी घन होगा उस घन का विकर्ण होता है आप लोग का a√3। अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद रखिएगा, घन का विकर्ण हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, a√3 होता है। और यहाँ पर आप लोग को इसकी वैल्यू दे रखी है 12, तो लिख सकते हैं हम लोग a√3 बराबर क्या हमें दे रखा है, 12 दे रखा है, रूट में 12 दे रखा है। 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, अंडर रूट के अंदर ही लिख ले रहा है 4 मल्टीप्लाई में 3। अब 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 का तो 2 आ जाएगा, √3 अपनी जगह ऐसी रहेगा और यहाँ पर ये a√3 के बराबर में, तो √3 से √3 कट गया तो हमारी उसकी भुजा आ गई। जो हमारा घन है उसकी भुजा आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमने a का मान निकाल लिया, a का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग का इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 घन सेंटीमीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया। ये क्वेश्चन आप लोग का टाइम एंड वर्क से है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो आप लोग बता सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे लोग जो है एक एक दिन बारी बारी से काम करें और काम जो वो ए शुरुआत करे, शुरुआत जो है काम की वो ए शुरू करता है, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी। मतलब समझ रहे ना दोस्तों, एक आपको ये दे दिया गया कि ए जो है वो एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी जो है वो उसी काम को आपका 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। इसके दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 45। ठीक है, 9 पंजे 45 होता है, 15 3 45 होता है। ये हमने दोनों की क्षमताएं निकाल ली। क्षमता का मतलब ये होता है, इफिशियंसी का मतलब ये है दोस्तों कि एक दिन में जो ए है वो 5 काम करता है और उसी एक दिन में बी जो है वो सिर्फ आप लोग का 3 काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग मिलकर बारी बारी से एक दिन काम करेंगे। यानी कि पहले दिन मान लिया ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है। इस तरीके से दोस्तों ये शेड्यूल पूरा चलता रहेगा। अब पता है आप लोग को एक दिन में जो है ए जो है काम करेगा शुरुआत, तो एक दिन में 5 ही काम हो पाएगा।
अगले दिन उस काम को बी करता है तो एक दिन में 3 ही काम हो पाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 दिन में जो है आप लोग का 8 काम होगा और टोटल काम आपका 45 है। दोस्तों जो हमारा एलसीएम होता है ये हमारा टोटल वर्क होता है। आप लोग ये समझ गए कि 2 दिन में जो है सिर्फ 8 कामों का काम करवाना है 45, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 5 दूनी 10, 8 पंजे 40। 10 दिन में जो है हमारा 40 काम हो जाएगा। 10 दिन में जो है हमारा 40 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन बराबर 40 वर्क आ जाएगा। अब अगले दिन फिर से ए काम करेगा और ए एक दिन में 5 ही काम कर पाते हैं, यानी कि एक दिन बाद जो है 5 काम और हो जाएगा। तो टोटल 45 दिन काम होने में कितना समय लगेगा? 10 और 11 दिन का। तो कुल मिलाकर जो आप लोग का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 11 दिन, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 दिन का। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति जो है पुत्र को दे दी। और पुत्र को जो है इस प्रकार 6400 रुपये मिले हैं। तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी आपको बताने की, टोटल जो है राम के पास कुल संपत्ति कितनी थी ये आप सभी को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर यहाँ पर गलत आता है या फिर कभी कभार नहीं भी निकलता है, क्योंकि यहाँ पर वो शेष का शेष करते करते जो है कन्फ्यूजन हो जाता है और जो आपका रेशियो निकल के आता है वो गलत हो जाता है। अब देखिए कैसे लगाना इस क्वेश्चन को, क्या तरीका है। देखिए सिंपल सा, मान लिया राम के पास जो संपत्ति मान लिया ये है हमारा पूरा टोटल 1 मान लिया। अब इस संपत्ति का 1/3 भाग वो किसको देता है? अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ता है। अब शेष, अब 1/3 दोस्तों उसने अपनी विधवा पत्नी को दे दिया, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 2/3। ठीक है, एक तिहाई तो दोस्तों अपनी पत्नी को दे दिया, अब शेष बचा 2/3। इस 2/3 का 3/5 हिस्सा जो है पुत्री के नाम देता है। अब 2/3 का 3/5, ये 2/3 का हिस्से का 3/5 का लगा तो मल्टीप्लाई 3/5 हिस्सा ये दे देता है अपनी पुत्री के नाम पर छोड़ देता है। शेष, अब फिर शेष कितना बचेगा? 2/3 का शेष कितना बचेगा? 3/5 तो दे दिया, बचेगा 2/5। तो 2/5 हिस्सा ये अपने पुत्र को देता है। अब ये रेशियो आपको दे रखा है, ये वैल्यू आप लोग की 6400 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, यानी कि 4/15 x बराबर आप लोग को 6400 दे रखा है। अभी आप लोग समझ गएंगे 4/15 की वैल्यू आप लोग को 6400 दे रखी है और आप लोग को टोटल 1 की वैल्यू निकालनी है। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, ओके, 4 छक 24, ठीक है, 1600 आ गया। इसके बाद दोस्तों 1 की वैल्यू आ जाएगी 16 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 डबल जीरो तो लगेंगे, 15 छक्का 90, 15 कम 15 9 24। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो यहाँ पर राम की संपत्ति निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 24,000 रुपये आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोग का बिल्कुल भी। ठीक है, 100% आप लोग क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे और कोई भी गलती किसी प्रकार की नहीं होगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर एवरेज बताना है, जैसे कि आपको दिया गया है। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आप लोग को 51 दे रखा है। 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत क्या है ये आपको बताना है। तो 8 विद्यार्थियों का यहाँ पर एवरेज आप लोग को 51 दे रखा है। अब 8 का एवरेज आप लोग को 51 दे रखा है, 51 के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे हमारे? 8 एकम 8 पंजे 40, यानी कि कुल जो है यहाँ पर जो अंक प्राप्त हुए हैं 8 विद्यार्थियों को वो 408 मिले हैं। इसी प्रकार 9 विद्यार्थियों को यहाँ पर जो 68 नंबर प्राप्त हुए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 जा 72, 7 आ जाएगा, 54 55 56 57 58 59 60 61। तो दोस्तों यहाँ पर 61 आप लोग का आ जाएगा। तो कुल जो अंक मिले हैं वो कितने मिले यहाँ पर? 10 2 11, ठीक है, सॉरी 10 102 0, मतलब आप लोग के 1020 प्राप्त हुए। टोटल जो 17 विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो आप लोग के 1020 है। अब एवरेज आपको निकालना, तो बस सिंपल सा 1020 को हम लोग 17 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर इस प्रकार दोस्तों क्या आ जाएगा? 60। तो कुल मिलाकर जो 17 विद्यार्थियों को जो एवरेज यहाँ पर नंबर आने वाले हैं वो आप लोग के 60 होंगे, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का समांतर माध्य चैप्टर से है, समांतर श्रेणी से। आप लोगों ने एपी जीपी और एचपी पढ़ी होंगी सीरीज, ठीक है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन आप लोग का है समांतर श्रेणी से। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद आप लोग को दे रखा है 22, यानी कि ए बराबर आप लोग को दे रखा है 22। अंतिम पद दे रखा है आप लोग को 11, यानी कि एल बराबर आप लोग को दे रखा है -11, और योगफल आप लोग को दे रखा है 66, यानी कि एस एन वैल्यू बराबर दे रखा है 66। तो पदों की संख्या कितनी होगी आपको निकालने के लिए एन का मान आप लोग को ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर आप लोग को दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। देखिए, एक तो आप लोग का अंतिम पद वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, एल बराबर क्या होता है आप लोग का ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये अंतिम पद का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप लोग को एन माइनस वन डी की वैल्यू पता चल जाएगी आप लोग को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, एल की वैल्यू आप लोग की -11 है, बराबर ए की वैल्यू आप लोग की 22 दे रखी है, प्लस एन माइनस वन डी, ये अपनी जगह ऐसी रहेगा। तो 22 आप लोग का इधर जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22 माइनस का 11, कुल मिलाकर माइनस का 33 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग की जो इसकी वैल्यू आएगी एन माइनस वन डी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप लोग का यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 33। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें फॉर्मूला आप लोग को क्या अप्लाई करना है। एस एन बराबर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एन बाई टू, ब्रैकेट में होता है आप लोग का 2a प्लस का एन माइनस वन डी। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, योगफल का फॉर्मूला आप लोग का ये रहता है। अब एस एन की वैल्यू आप लोग की 66 है, यहाँ पर 66 लिख लिया। एन अपॉन टू की वैल्यू नहीं पता तो ऐसे लिखा रहने दिया। 2a, टू तो ऐसे लिखा रह दिया। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 22 है, तो ये हमारा देखिए क्या लिखेंगे, 22 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 33 है, तो इसकी जगह दोस्तों माइनस का 33 वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग का 66 है, बराबर चल रहा है आप लोग का एन बाई टू के। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का था 44, क्योंकि 22 दूनी 44 हो जाएगा, माइनस का 33 बचा था। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों आप लोग का क्या आ जाएगा, 66, इधर चल रहा है एन अपॉन टू, यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 11, 11 छंग हो जाएगा 66, 2 छंग 12, तो एन की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी 12। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 आ जाएगी। तो आप लोग का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला आप लोग का अंतिम पद वाली संख्या का यूज़ किया, और सेकंड फॉर्मूला हमने यूज़ किया था आप लोग के पदों का योगफल निकालने वाला। इन दोनों का ही यूज़ किया तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर टर्म जो निकल के आए, टोटल हमारे 12 टर्म होंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। दो संख्याओं का मासा और लासा दे रखा है 44 और 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग करते हैं तो 44 आता है। मान लिया पहली संख्या हमारी ये फर्स्ट हो गई, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 44 आता है। तो पहली संख्या होगी क्या, 44 दूनी 88। ठीक, दूसरी संख्या आपको बतानी है, सेकंड संख्या आप लोग को निकालनी है। अब आप लोगों ने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब लासा मासा चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लासा इंटू मासा बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यानी कि ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप सभी को पता होगा फॉर्मूला, इसी को अप्लाई करके आप लोग को आंसर बताना है। अब देखिए, फर्स्ट नंबर अभी मैंने आपको बताया 88 आएगा, सेकंड नंबर आप लोग को निकालना है, बराबर आप लोग को यहाँ पर एलसीएम दे रखा है 264 और एचसीएफ दे रखा है दोस्तों आप लोग को 44। ठीक है, 44 दुनिया हमारा आ जाएगा 88, 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा सीधे 132, यानी कि आप लोग का आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा सी वाला। तो इस प्रकार आप लोग का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, वैसे तो अगर आप लोग इसको फॉर्मूले से लगाएंगे, मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग यहाँ से 5 सेकंड में लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे लगाना है। ये मैंने आप लोग के साथ, जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था वहाँ पर कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए और आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को नहीं देखा जो मैंने आपको बताया, तो आप लोग यूट्यूब पर ही सर्च कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और आगे बीएसए ट्रिकी क्लासेस लिख लेंगे तो आप लोग को हमारे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो होंगी, आप लोग देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप लोग के लिए क्रिएट कर दी है। चलिए फिलहाल दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पर दिया गया कोई धन हमारा 15 वर्षों में, 15 सालों में जो है कितना गुना हो जाता है। ये गुना को मान ले रहा नंबर 8 गुना हो जाता है। 15 सालों में, सॉरी, आप लोग का 2 गुना हो जाता है। 15 सालों में हमारा जो धन है वो कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब कितने सालों में ये आप लोग का 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। दोस्तों हम लोग 8 को 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर वाली वैल्यू होती है, पावर वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 ऐसी कैसे लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और आप लोग का आंसर आ जाएगा 45 वर्ष। 45 वर्षों में वो हमारा धन जो है स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो बस आप लोग का आंसर जो बी वाला आ जाएगा। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों को दिया होता है यहाँ पर, अगर दोस्तों आपको ये दिया होता कोई धन हमारा जो है 5 सालों में 3 गुना हो जाता, जैसे कि मान लीजिए कोई धन हमारा 5 सालों में 3 गुना हो जाएगा, तो दोस्तों कितने सालों में, वो कितने सालों में
जी आप लोग को मल्टीप्लाई किससे करनी बताना है, कितने सालों में 27 गुना हो जाएगा। तो 27 को 203 के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 के पावर 3 करेंगे, और एक पावर वाले के मल्टीप्लाई से कर देंगे, 5 या 15, 15 साल में वो धन हमारा 27 गुना हो जाएगा। अगर वो धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर के साथ वो धन 27 गुना जो है 15 वर्षों में हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति 100 संतरे किस दर से खरीदे जाएं कि यहाँ पर 33% का लाभ हो। तो सबसे पहला काम आप लोग का रहेगा कि प्रति सैकड़ा संतरों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 संतरों की जो कॉस्ट निकल के आएगी, जो भी रुपए निकल के आएंगे, उस पर आप लोग को 33% का लाभ चाहिए। तो 133/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे लगाना, आइए जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया कि 3 रुपए में 7 संतरे मिल जाते हैं। दोनों साइडें मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42 रुपये में हमें यहाँ पर 98 ऑरेंजेस मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का इस साइड में आ जाएगा 42 और यहाँ पर आ जाएगा 98। तो यहाँ पर 42 रुपये में 98 जो है ऑरेंजेस मिल जाते हैं। अभी भी 2 ऑरेंजेस कम है 100 होने में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया देख सकते हैं, हमें यहाँ पर पता है कि 7 ऑरेंजेस जो है वो 3 रुपये मिलते हैं। तो एक ऑरेंजेस कितने का मिलेगा, 3/7 मिलेगा। तो 2 ऑरेंजेस कितने के मिल जाएंगे, 6/7 में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वही कि हमने 6/7 जो है इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें 2 ऑरेंजेस और मिल जाएंगे। तो टोटल जो है हमने क्या किया, 42 में जो है हमने 6/7 रुपये और जोड़ दिए तो हमारे 100 ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे जो 100 ऑरेंजेस आएंगे वो मिलेंगे हमें 300/7 रुपये में, यानी कि 300/7 रुपये में मिलेंगे। अब ये टोटल जो है 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट है। अब आप लोग को इस पर जो है लाभ भी चाहिए 33% का। तो 33% का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग 300/7 का 133/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का 33% का प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो 2 जीरो से आप लोग के 2 जीरो जो है कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा आप लोग का सिर्फ 3। यहाँ पर आप लोग का 133 है 7 से डिवाइड करेंगे आप लोग का आ जाएगा 19 यहाँ होता है आप लोग का 57। तो कुल मिलाकर आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आप लोग का 57। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग का यहाँ पर जो रुपये आएंगे वो आएंगे 57। तो दोस्तों जो संतरे आप लोग को 3 रुपये में 7 की दर से खरीदे जाते हैं, अगर 100 संतरे आप लोग यहाँ पर 57 रुपये के बेचेंगे तो आप सभी को 33% का लाभ होगा। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टर्न से। 2 पाइप हैं आप लोग का, एक पाइप है आपका ए और दूसरा पाइप है आप लोग बी। ये किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं, यानी कि ए पाइप जो है टैंक को 20 मिनट भर सकता है और बी वाला जो है 30 मिनट भर सकता है किसी टैंक को। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम रहता है आप लोग का एलसीएम निकालना। तो 30 और 20 का एलसीएम आप लोग का 60 हो जाएगा। ये टोटल क्षमता हो गई है। अब 20 3 60, 30 दूनी 60, ये क्या निकाल लिया है, ये हमने क्षमता निकाल ली है। यानी कि ए एक बार में 3 काम करता है, बी एक बार में 2 काम करता है, लेकिन दोनों को साथ में काम करना है, यानी कि एक बार में टोटल 5 काम हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। अब एक दिन में 5 कामों का 60 काम करना तो कितना समय लगेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टोटल यहाँ पर 12 मिनट का समय लगेगा। तो आप लोग का बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 12 मिनट। तो दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा तो टैंक भरने में यहाँ पर 12 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग को इसी तरीके से लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का मिश्रण चैप्टर से, और यहाँ पर फिलहाल इसके ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। फिलहाल कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखिए कैसे लगा, जैसे कि दिया गया 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है यहाँ पर 67 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो एक चाय है जिसका मूल्य 56 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरे प्रकार की चाय जिसका मूल्य आप लोग का 82 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक चाय आप लोग को ये दे रखी है, दूसरी चाय का मूल्य ये दे रखा है। अब एवरेज वैल्यू आप लोग को रखिए 67। जो इन दोनों को इस प्रकार मिलाना है कि 67 बेचने पर जो है आप लोग को 67 बेचें तो किस रेशियो मिलाना है ये आपको बताना। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 67 से 56 माइनस करेंगे तो आप लोग का इधर आ जाएगा 11 रेशियो, और 82 में से आप लोग 67 को माइनस करेंगे तो आप लोग का यहाँ से बन के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 15। तो आप लोग का कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो आएगा 15:11। यहाँ पर 16 दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर ए वाला आएगा 15:11 आएगा, 15:11। राइट आंसर आप लोग का ये होगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन जो थे गलत दिए हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को लगाना है आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, रेल यात्रा करने में 165 किलोमीटर का किराया जो है 62 रुपये 70 पैसे। तो 70 किलोमीटर का किराया क्या होगा आपको बताना है। तो फिलहाल इसका जो किराया निकल के आएगा वो आ जाएगा 26 रुपये 60 पैसे। ये तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 165 किलोमीटर की वैल्यू आप लोग को दे रखी है और 70 किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो डिवीजन मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 26 रुपये 60 पैसे।
चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने, यानी कि दोस्तों अगर आप लोग पास होना चाहते हैं तो आप लोग को 40% नंबर लाने ही है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, उसे जो है 178 नंबर मिले। उसे यहाँ पर उसने जो है उस नंबर जो पेपर हुआ था उस पेपर में 178 नंबर लाया, फिर भी वो 22 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो टोटल पूर्णांक उस पेपर के कितने थे ये आपको बताना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर 22 नंबर और लिया था तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए 40% वैल्यू आ जाती। तो आप लोग देख सकते हैं कि 40% जो है बराबर किसके, 178 में 22 को जोड़ देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 200। 200 जो है इस पेपर का 40% है। तो टोटल जो है इस पेपर का पूर्णांक कितना होगा आपको निकालना है। 4 एकम 4 जीरो आ गए, 10% की वैल्यू आ जाएगी, 4 पंजे 20 50। 10% की वैल्यू हमारी 50 है, 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। तो टोटल इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500 नंबर का। तो वो जो हमारा एग्जाम है 500 नंबर का है, जिसमें आप लोग को 40% नंबर लाने हैं, यानी कि 200 नंबर लाने हैं। लेकिन वो 178 नंबर लाता है तो 22 नंबर कम पड़ जाते हैं, इस वजह से वो फेल हो जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर आप लोग का 500 आएगा, यानी कि बी वाला आएगा। आई होप दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे आप सभी लोग समझ गए होंगे आसानी से। और यदि कोई भी समझने में प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियो पसंद है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहेगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।